ज़दगां का मकान है। क्या तंग हम सितम ज़दगां का मकान है, जिसमें कि एक बेज़ाए मोर आसमान है। मकान किनाया है जहान से। गालिब मकान की जगह जहां भी बांध सकते थे, मगर जहान के मुकाबले में मकान बहुत तंग और मुख्तसर होता है, और उन्हें तंगी में मुबालगा करना मकसूद है, इसलिए जहान के बजाय मकान का लफ्ज लाए। किसी पर जहान के तंग हो जाने से मुराद ये है कि वो बहुत मजलूम और सितमज़दा है। मतलब ये है कि हमारा जहान इस कदर तंग है, हम इस कदर सितमज़दा हैं कि चींटी का अंडा भी जो निहायत छोटा होता है, इस जहां का आसमान नजर आता है। यानी हमारे जहान की तंगी का अंदाजा इस बात से हो सकता है कि वो चींटी के अंडे में समा गया है। बुनियादी तस्वुर मुबालगा तंगी मकान। जी रेहान भाई। How crammed is the word of us, the oppressed people, wherein the sky is merely an egg of an ant? Do you think that the word is too small for us, the oppressed people of the word, to understand it, visualize that our sky is no bigger than an ant egg? In the other word, there is no limit to oppression. This word is indeed a tight place for me. The eggs of an ant are indeed small. The sky is oval shape, and so are the eggs. The comparison made here also connotes the importance given to sky or heaven. जी जी फायदा। अच्छा, इसमें अल्फाज जो आ रहे हैं, एक तो सितमज़दा है, सितमज़दगां जिसका प्लूरल आ रहा है। सितमज़दा अगेन फारसी लफ्ज है सितम, जिसका अरबिक इक्वलेंट है जुल्म। और उसके साथ आ रहा है ज़दा। ज़दा ज़दन से आता है फारसी के, यानी किसी चीज़ को हिट करना या मारना, इस फॉर्म में आता है। और इस शक्ल में है कि सितम ज़दा, यानी जो कि सितम की तासीर में हो या सितम का मारा, जुल्म का मारा, इस फॉर्म में। और वही कि जब अलिफ नून उसमें ऐड होता है प्लूरल का, तो उसमें हे जो है वो गाफ में बदल जाता है और ज्यादा गन हो जाता है ये। यानी हम सितम के मारों का जहान कितना तंग है। अच्छा, जहान के बारे में बता दूं कि जो लफ्ज है जिसके लिए हम अरबी में आलम इस्तेमाल करते हैं एन से, वो भी फारसी लफ्ज है जहान। इसके लिए एक और जो अरबी इक्विवेलेंट इस्तेमाल होता है वो दुनिया है। दुनिया के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि दनी से आता है, दनी यानी पस्त। और उसकी जो एक सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव उसका बनता है, यानी सिफत तफजीली जो उसकी बनती है, वो है हाँ, वो है दुनिया। और वो भी फेमिनिन फॉर्म में। मैस्कुलिन फॉर्म अदना होता है। खुद जहान जो है वो जाहिदन से आता है ये लफ्ज। जाहिदन यानी टू लीप, या कहीं पर छलांग मारना, या उछल के कहीं जाना, या तेजी से कहीं जाना। तो जहान यानी जहानंदे, यानी जहानदे, यानी वो चीज या वो शख्स जो कि एक तरह से लीप ले रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और क्योंकि दुनिया के लिए कहा जाता है कि वो बहुत तेजी से, उसका जो वक्त है वो तेजी से बढ़ रहा होता है, तो इसलिए उसको जहान कहा गया है। अच्छा, फिर दूसरे मिसरे में आता है बैज़े मूर। बैज़ा अरबी लफ्ज है बैदा, जिसको कहते हैं। और अंडे के लिए इस्तेमाल होता है, एग्स को कहा जाता है। और ये लफ्ज असल में आता है अबियत या बैत से, जो कि सफेदी की तरफ उसके इशारा कर रहा होता है। अंडे की सफेदी को बैत कहते हैं। सो और उसी से जो कलर भी जब अरबी में अबियत कहा जाता है, यानी वो चीज जो बहुत सफेद हो, यानी अगेन सुपरलेटिव फॉर्म उसका लिया जाता है कलर्स को बयान करने के लिए। तो उससे निकलता है। अच्छा, फिर जो फॉर्म है ओवल फॉर्म, उसको भी इसी यानी अंडे की शक्ल की वजह से ओवल को भी बैदी कहा जाता है अरबिक में। और फारसी में भी और उर्दू में भी बैजी के तौर पर वो इस्तेमाल होता है, उसी मानी में। फारसी में जो इसका इक्विवेलेंट है वो है थोख्म। थोख्म मुर्ग या तो कहते हैं, अगर खास तौर पर जैसे मुर्गी के अंडे की बात हो, वरना थोख्म इस्तेमाल होता है उसके लिए। अच्छा, इसके अलावा मूर जो है, चूंटी को कहते हैं, फारसी लफ्ज है। नम्ल इसका अरबी है जो कि कुरान में भी आया है। मूर, और या इसका एक और फॉर्म, यानी जो छोटी चूंटी होती है, जनरली उसको उसके लिए इस्तेमाल होता है मूर्छे, यानी जो तस्गीर का जो एक सफिक्स है, वो इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। और जी, बस यही। जी बहर भाई। जी क्या मजे का शेर है। वाह। हैदर भाई, आपने इसका ये जो पहला मिसरा था, आपने वो जो पढ़ा है कि क्या तंग हम सिता जदगान का जहान है,
मकान है, आपने जी। पढ़ा मकान है, तो जी क्या मकान ही वाकई लिखा है। मकान है? ये मकान ही लिखा मैंने है इसमें, एक मैंने जगह मकान है, एक जगह जहान है। एक्चुअली अच्छा, मैंने एक आज यहाँ तक पर मकान जहान है। नहीं देखा। अच्छा, जो मेरे पास जो चिश्ती साहब की शरह है उसमें मकान है। वैसे जहान है, दो दो मेरे पास हैं जिनमें जहान है, और उसमें लेकिन जो मैंने पढ़ा वो मकान है। अच्छा, तो वो चिश्ती साहब की जरूर कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि मैंने किसी भी नुस्खे में जी। अ, जबकि मकान नहीं देखा। जबकि चिश्ती साहब ने शरह में ये भी कहा कि गालिब ने इसलिए मकान इस्तेमाल किया है ताकि वो तंगी को वाजे कर सके। हाँ, हालांकि फिर भी मुनासबत से अगर आप देखिए तो गालिब जैसा शायर मकान नहीं इस्तेमाल करेगा, सही। क्योंकि जब आसमान से कंपेयर करना है तो वो जहान को लाएगा वहां पे। बिल्कुल। तो इसलिए भी मुझे थोड़ा सा वो लगता है। और खैर वो गालिब के दीवान में है भी नहीं, पता नहीं किस नुस्खे में उन्होंने देखा है। और दूसरी चीज एक ये कि मुझे लगता है कि मकान इसलिए भी नहीं इस्तेमाल हो सकता क्योंकि यहाँ पर गालिब जो है वो तजाद, एक सनत तजाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें यानी एक तरफ यानी कि सितमज़देगा का जहान, और दूसरी तरफ बैज़ेमूर के जहान, जो कि बहुत ही एक कहते हैं कि वसी और बड़ी जगह होनी चाहिए, उसको बैज़ेमूर से बता रहे हैं। तो मकान तो अगर होता बिल्कुल, तो बैज़ेमूर मतलब एक तरह से जस्टिफाइड होता। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं, आप सही कह रहे हैं बाबर भाई, इसलिए कि मेरे पास दो दूसरी जो शरह हैं दोनों में जहान है, लेकिन चिश्ती जी, जी। साहब ने मकान इस्तेमाल किया है। अच्छा, अच्छा। और चिश्ती साहब के इसमें बहुत सारी और भी गलतियां हैं। हम्म। तो खैर एनीवेज, तो अब देखिए ये कि जब जमाने की का जुल्म सितम और नामेहरबानी जब बढ़ती जाती है, तो जिस शख्स के ऊपर ये हादसात हो रहे होते हैं, उसको अपना जहान सिकुड़ता हुआ महसूस होता है। और जुल्म की इंतहा है कि आशिक कहता है कि दुनिया के सितम से हमारा जहान अब तंग होकर महज चूटी के अंडे के बराबर होकर रह गया है। एक तो ये मानी है। फिर या फिर दूसरा मानी आप ये भी इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि जमाने का सितम हम पर इस कदर हुआ है कि उसके आगे कोई भी सितम, हत्ता कि आसमान का सितम भी सितम नहीं लगता। और सितम की इस कदर आदत हो गई है कि आसमान या तकदीर का जुल्म भी अब कुछ नहीं रहा है। यानी आसमान भी अब अ, एक चूटी के अंडे के बराबर होकर रह गया है। यानी कि हर हाल में सितम सहने की आदत ऐसी हो गई है कि अब आसमान का जुल्म भी अब जुल्म महसूस नहीं होता। वही है ना जो जब वो कहते हैं कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो दूसरा मानी उस कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जा सकता है। जी। जी कोई और एक चीज और है कि जी। गालिब ने जहां तक बात है इसकी अंडे की, तो उनका एक शेर और है जिसका मुझे पूरा शेर नहीं याद है। दूसरा मिसरा है कि आसमां बैज़ा कुमरी नजर आता है मुझे। पहला मिसरा मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो ये एक रेकरिंग स्टाइल है गालिब का, जो कई बार आया है, जिसमें उन्होंने जमाने को, जहान को जो है वो एक अंडे से कंपेयर किया है। जी। सही। कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई सौरभ, आप कुछ कहेंगे? कुछ खास इसमें है नहीं हैदर भाई, बस मैं बाबर भाई ये पूछना चाह रहा था कि आसमान को अंडे से कंपेयर करना ये वैसे रिवायती तौर पे हमें देखने मिलता है। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। इससे ये पहले मेरे जी। ख्याल से फारसी में भी है। और मीर का भी एक शेर है जो मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन ये एक कम यूज थीम है, लेकिन हुई जरूर है इस्तेमाल। तो नहीं वही, क्योंकि अंडे को जहान से कंपेयर करना तो वो तो वाजे लगता है, स्पेसिफिक आसमान से। अब ये अब ये देखो ना क्या है कि जब आप अंडे के अंदर होते हैं, अगर आप हम्म। अपने आप को इमेजिन करिए अंदर होते हैं अंडे के, तो अंदर से अंडा भी आसमानी दिखेगा। बेशक हाँ, तो वो उसी समझा। कॉन्टेक्स्ट में गालिब ने हाँ, वही कॉन्टेक्स्ट है जिसमें गालिब ने इस्तेमाल किया है। बेशक। अच्छा, और एक और चीज जो मुझे लगती है कि जनरली जब हम ग्यारदून की बात करते हैं, गर्दून की, तो जब उसकी शक्ल हम देखते हैं तो वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होती बल्कि थोड़ी सी ओवल शेप्ड हम्म, होती है, बेजावी होती है। बिल्कुल। सो उस तरह भी लिया जा सकता है इसको। अच्छा, गालिब ने एक जगह और चींटी के अंडे का इस्तेमाल किया है, वो बिल्कुल एक अलग मानी में।
मजाक के तौर पे मैं बता दे रहा हूँ कि उन्होंने अपनी सफेद दाढ़ी जब उगती है वाह। तो उसको उन्होंने कहा है कि चींटियों के अंडे वाह। चेहरे पर। सही। हाँ। इससे जबरदस्त। पहले हमने प्याले से कंपेयर करता हुआ भी देखा था आसमान जी। को, एक उल्टे प्याले से। बिल्कुल। पिछली की गजल में। हाँ। जी। बिल्कुल सही है। आमिर भाई भी आज आए हुए हैं हमारे दरमियान। आमिर भाई कुछ कहेंगे आप? जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ हुजूर। हाँ, नहीं कंटिन्यू करें, बस मैं तो सुन रहा हूँ अभी। ठीक। हम्माद जी, आप कोई सवाल करना चाहें, कोई तबसरा करना चाहें, कोई? नहीं। चलिए मैं दूसरा शेर पढ़ता हूँ। कहते हैं कि है कायनात को हरकत तेरे जौक से, है कायनात को हरकत तेरे जौक से, परतौ से आफताब के जर्रे में जान है। चूंकि हरकत अलामत जिंदगी है, इसलिए यहाँ हरकत से जिंदगी मुराद है। इसी को दूसरे मिसरे में एक सेकंड। माजरत खा हूँ, थोड़ा मेरा कंप्यूटर जो है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा, जब तक हैदर भाई जी का जी वो जी। वापस आते हैं हाँ। तुरंत, तब तक मैं इसमें एक वो इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि यूजुअली हम इस लफ्ज को उर्दू में हरकत पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर गालिब ने इसको एग्जैक्टली इसके सही तलफ़ुज़ के साथ लिया है वजन में, हरकत। हरकत। हरकत लिखा है ना? हाँ, है जी कायनात को हरकत तेरे जी। ज़ौक़ से। तो ये हरकत। हाँ, हरकत जी। इंटरेस्टिंग था, वरना यूजुअली जैसे हरकत पे ही लोग वजन बिठा देते हैं, बट हम्म। यहाँ पर उसका वो सही वजन है। अच्छा, सही। इसमें एक और पिछले शेर में एक और सीखने वाली चीज थी कि सितम जदगान नहीं होता, सितम जदगान होता है। ज्यादा। वो एग्जैक्ट। भी अक्सर शायर जो है वो सितम जदगान बांध देते हैं, हाँ जो कि हाँ, बिल्कुल गलत है, जदगान होगा। बिल्कुल। यानी जी दाल पे भी जबर है, जदगान। देखिए, वो क्योंकि ज्यादा की जमा है तो जाहिर जी। है कि हाँ, और हम ये काम, और ये खास मतलब सिर्फ उर्दू में इस शक्ल में होता है। और फारसी में ये है कि मतलब मेरे ख्याल से जब दरी में, क्योंकि वो ज्यादा कहते हैं, तो वो ज्यादा गान ही लेते होंगे इसको उर्दू की तरह। लेकिन हम्म। इसका जो मॉडर्न फारसी है, मतलब ईरानी फारसी है, उसमें ये है कि वो ए आ जाता है, क्योंकि हे को ए पढ़ा जाता है, तो वो ज्यादा गान लेते हैं उसको। जी। ठीक है, तो हम इसकी शरह पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि चूंकि हरकत अलामत जिंदगी है, इसलिए हरकत से जिंदगी मुराद है। इसी हैदर को। भाई शेर से फिर से शुरू करिए। अच्छा। है कायनात को हरकत तेरे जौक से, है कायनात को हरकत तेरे जौक से, आफताब के जर्रे में जान है। कहते हैं कि चूंकि हरकत अलामत जिंदगी है, इसलिए हरकत से जिंदगी मुराद है। इसको दूसरे मिसरे में जान से ताबीर किया है, तेरे जौक से, यानी तुझसे मोहब्बत की वजह से। मतलब यह है कि तमाम दुनिया को तेरी ही लौ लगी हुई है, और इसी लगन की वजह से इसमें हरकत और जिंदगी पाई जाती है। जिस तरह आफताब बाइश ताबिश ताबिश जर्रात है, इसी तरह आफताब हकीकी यानी हक बाइश रौनक कायनात है, बल्कि मंबई हरकत व हयात है। बल्फाज दीगर, कायनात की हर शे के दिल में तेरा इश्क कार फरमा है, और यही जज्बा इश्क इनकी जिंदगी का सबब है। इश्क ना होता तो ये कायनात कभी की फना हो चुकी होती। बुनियादी तस्वुर रौनक हस्ती है, इश्क खाना वीराना साज से। जी रेहान भाई। The universe is kept in motion by its yearning for you. For the glare of the sun comes the life throbbing in every particle. The universe is dancing to the tune of the Lord. By itself, it is nothing, it is only something when put in motion by the Almighty. A particle remains invisible until a ray of light illuminates it and imparts energy to move around in a space. From scientific standpoint, the energy of the sun rays impart energy to particles, causing them to move, and this is called Brownian movement. Could Golub have known about this fundamental principle of physics governing the kinetic energy of the bodies? अच्छा, जी। इसमें अल्फाज, एक तो कायनात है, अरबी का लफ्ज है, जमा है, जमे मुअन्नस है।
यानी फेमिनिन प्लूरल फॉर्म आ रहा है काइन और काइनह का। काइन फाइल के वजन पर है कौन से। कौन का मतलब होता है टू एग्जिस्ट, टू बी। और इससे काइन निकलता है, यानी समथिंग दैट एग्जिस्ट, जो वो चीज़ जो वजूद में है, जो मौजूद है। और उसी की मतलब उसको जब सिंगुलर फॉर्म में लेंगे तानीस में, तो काइना, और उसकी जमा कायनात होगी, जो कि एक तरह से पूरे एग्जिस्टेंस की तरफ इशारा करती है, यूनिवर्स की तरफ इशारा करती है। और जो एक आजकल ये मेरे ख्याल से कुछ किसी गाने की वजह से या किस वजह से एक ये जुमला जो है, जो असल में कुरान की एक आयत का हिस्सा है, ये बड़ा मशहूर हो रहा है आजकल, कुन फयकून, जिसको लोग बहुत गलत तलफ़ुज़ इसका करते हैं, कुन फयाकुन इस तरह करके कहते हैं। और मैं जहाँ पर मौका मिलता है मैं इसको क्लैरिफाई कर रही होती हूँ कि ये जो पहला कुन है वो सेकंड कुन से राइम नहीं कर रहा, और वो कुन अलग नहीं है सेकंड वाला, बल्कि है कुन फ यकून। और ये उसी काइन और काउन के उससे निकल रहा है कि जहाँ पर खुदा फरमाता है कि जिस चीज़ को भी उसने इरादा किया बनाने का, तो उसने उससे कहा कि हो जा, कुन, यानी ये फेल अम्र है, इम्पेरेटिव है, फयकून, तो फिर वो हो गई, हो या हो गया अरबिक के हिसाब से। तो फ यकून, तो कुन फयकून भी इसी कायनात के एक तरह से हम खानेवादा लफ्ज है। अच्छा, इसके अलावा लफ्ज आ रहा है जौक। जौक टेस्ट के लिए एग्जैक्टली इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी में भी हम यही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जायका इसी से निकलता है, जैसे मुंह मुंह का जायका, जो आपकी टेस्ट बड्स होती हैं उसको जायक या जायका कहा जाता है। यानी जो चीज़ टेस्ट कर सके, जायक या जायका। फाइल के वजन पर आता है। परतो लफ्ज है यहाँ पर। परतो और फारसी में जौक के लिए छिशाई का इस्तेमाल होता है। और चखने को, जिसको हम चखना कहते हैं, वो छेशीदान होता है। और मोस्ट प्रोबेबली चखना और छेशीदान भी ख और श के फर्क से दोनों एक तरह के ही अल्फाज हैं, इनके रूट्स मिलते हुए हैं। इसके अलावा परतो लफ्ज आता है फैर्थो, फारसी में रे को कहते हैं, रे ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल होता है। इसका अरबिक इक्विवेलेंट शुआ है। फिर आफताब लफ्ज आ रहा है। आफताब वैसे सूरज के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन असल में है सूरज की रोशनी। और इसमें जो आफ आ रहा है, आफ का मतलब होता है सूरज। और उसके लिए दूसरा जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है खुर। जैसे परतोए खुर पहले इस्तेमाल हम देख चुके हैं कि गालिब ने दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया है, परतोए खुर। तो खुर भी आफ, आफ खुर, ये दोनों सूरज के मानी में है। और थाब और शीद, ये दोनों अल्फाज जो हैं वो उसके नूर और उसकी रोशनी के मानी में है। तो यहाँ पे आफताब, वैसे तो परतोए आफताब लिया जा रहा है, लेकिन यह है कि सूरज की रोशनी की किरण असल में इस तरह से ये आ रहा है। थौबीदान से आ रहा है इसका सेकंड पार्ट। थौबीदान यानी किसी चीज पर चमकना। और हाँ, बस यही अल्फाज हैं इसमें। जर्रा जो है वो तो जाहिर है कि अरबी लफ्ज है। ठीक जी बाबर भाई। जी, इसमें जो मानी है वो तो बता दिया आप लोगों ने, बहुत साफ है। मीर का एक शेर जो इससे मिलता जुलता है, लेकिन वो एक अलग डायरेक्शन में लेके गए हैं। तो वो है कि बड़ा मशहूर शेर है उनका कि उसके फरोग हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या के हो दिया सोमनाथ का। अच्छा, अब ये है कि गालिब जो है वो एक तरफ तो ये कहते हैं कि जर्रे में जान है, दूसरी तरफ का तजाद जो है वो ये भी कहते हैं कि परतवे खुर से है शबनम को फना की तालीम। तो दोनों एस्पेक्ट, एक तरफ जहां लाइफ गिविंग है और एक तरफ लाइफ एंडिंग है, वो दोनों है। और ये दोनों फिलॉसफी है गालिब के पास। तो यहाँ पे जहाँ लाइफ गिविंग फिलॉसफी है कि परतों से आफताब के जर्रे में नूर है, जर्रे में जान है, वहीं ये भी कहते हैं कि मैं भी हूँ एक इनायत की नजर होने तक। अच्छा, इससे एक जरा सा मुख्तलिफ शेर है, फारसी में गालिब का शेर है कि अ, उसमें एक अलग मिजाज पता चलता है कि जल व कुन मिन्नत मने अज सर्रा कमतर नीस्तम, हुस्न बाई ताबना की आफताबे बेशनीस्त। तो मतलब यह है कि जलवा करिए, और मैं भी जर्रे से कम नहीं हूँ। और हुस्न इन तमाम अपनी तमाम ताबनाकी में आफताब से ज्यादा तो नहीं हो सकता।
जब एक जर्रा आफताब की ताब ला सकता है, तो मैं भी आपके हुस्न की ताब ला सकता हूँ। वाह। जी। बाबर भाई, इसमें ये देखिए कि ये शेर तकरीबन 150 पौने 200 साल पहले कहा गया होगा, और गालिब जो हैं वो एक ऐसी साइंटिफिक हकीकत बयान कर रहे हैं। यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो जी दुनिया में बिल्कुल। हम जो भी यानी जर्रात से जो यानी हम गुज़ा खाते हैं, वो सब फोटोसिंथेसिस की वजह से है। यानी बिल्कुल। चाहे वो घास हो या पौधे हों, वो जानवरों की ग़िज़ा हो या खुद जानवर हों, बिल्कुल। तो वो सब जो है वो तवानाई और एनर्जी जो हासिल करते हैं वो सूरज से करते हैं, और वो सारा अमल जो है वो उसी शुआओं का ही है। अगर वो फोटोसिंथेसिस ना हो तो दुनिया में बिल्कुल। कोई अनाज का दाना ना हो और कोई जिंदगी ना हो। अब देखिए तो ना, ये कहते हैं कि है तजल्ली तेरी सामाने वजूद, बेशक। जर्रा बेपर तो खुर्शीद नहीं। हम्म। तो जो वाह। बात आप कह रहे हैं। जी। लेकिन ये देखिए एक साइंटिफिक रियलिटी है जो अब जाहिर है कि इस सदी में बहुत कुछ, या पिछली सदी में हमने बहुत कुछ जाना। लेकिन जब गालिब का जमाना था उस वक्त तो इतनी साइंटिफिक रिसर्च नहीं थी, उस वक्त तो ऐसे माइक्रोस्कोप्स बिल्कुल। नहीं थे कि हम ये देख सकते कि बिल्कुल। जी किस तरह से फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है और किस तरह से ये सब होता है। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे मजमून हैं जो साइंटिफिक हैं, जिनको लोग आज डिस्कवर कर रहे हैं, और वो शायरों में उनका वो तसव्वुर मिलता है, बिकॉज फिलोसोफर्स तो होते ही हैं, थिंकर्स तो होते ही हैं। बिल्कुल। तो सो बहुत सारी। सॉरी बाबर भाई, एक जी जी। मतलब वो जिस चैनल पे आपके ना ये लाइव हो रहा है उसका लिंक ग्रुप में अगर शेयर कर दें तो मैं एक दो ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ, अगर कोई देखने वाले लोग होंगे तो उसको देख लेंगे लाइव। एक्चुअली आज जो है वो हमने प्राइवेट रखा है क्योंकि अच्छा, ये प्राइवेट है, ओके। टेस्टिंग सेशन है। अगली दफा से इंशाल्लाह ठीक ये है। जाएगा। ठीक है। कोई सवाल, कोई तबसरा? सौरभ, आप कुछ कहेंगे? मैं बस हैरान हूँ शेर सुन के। हम्म। और थोड़ा सा बस उसमें थोड़ा डीप देखो तो जैसे जो कहा है, द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड यू लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये कॉन्सेप्ट अगर आप देखो, ये इन्फो का रूट सिर्फ पॉसिबल दो है। एक तरफ जो ब्रिटिशर्स लेके आए अपने साथ, जिनके अकॉर्डिंग 1543 के अराउंड निकोलस कोपरनिकस ने दिया था फर्स्ट टाइम, या फिर हमारे इस साइड वेदास में रहा है बहुत बिल्कुल पहले से। तो बिल्कुल बिल्कुल। दोनों में से अगर आप कोई भी एस्पेक्ट देखो तो वो गालिब ये शो कर रहे हैं कि वो कितना कुछ जानकर पढ़कर बैठे हैं। सिर्फ हम्म। शेर व शायरी ही उनकी जिंदगी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अगर आप ये हाँ। देखिए, अगर आप समरकंद जाइए ना, यानी उज्बेकिस्तान, तो वहां पर ये जो था तैमूर लैन, उसका जो पोता था, उल्क उसका नाम था, उसने एक ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी। और उसमें बकायदा वो सूरज और चांद की जो मतलब उसकी हरकत थी, उसके हिसाब से वो ऑब्जर्वेटरी, अब वो बाद में वो जलजले में तबाह हो गई, लेकिन उसके बाक़ियात अभी भी उसकी मैं खुद देख कर आया हूँ। तो वो आप जाके देख सकते हैं मतलब, और वो इतनी मॉडर्नाइज थी उस जमाने के हिसाब से। अब ये सोचिए, मैं बात कर रहा हूँ यानी 13वीं 14वीं सदी की बात कर रहा हूँ मैं, बेशक। 14वीं ये सदी लोग की, 13वीं ये सदी की। लोग 12वीं 13वीं सदी में ये लोग बहुत आगे तक पहुंच चुके बहुत। थे। बेशक। ये तो यूरोप तो चर्च के चक्कर में वो थोड़ा फंस गया, तो फिर वो लोग जो है वो चर्च के खिलाफ नहीं जा रहे, क्योंकि बाइबल ने कह दिया कि सेंटर में है, अर्थ तो सेंटर में है फिर। तो वटेवर थ्योरीज रिट्रैक्ट करनी पड़ी थी लोगों को, बिकॉज वो एविडेंटली बाइबल के अगेंस्ट जा रही थी, या वेटिकन के अगेंस्ट जा रही थी। तो उस हिसाब से जो सेंट्रल एशिया में जो लोग रिसर्च कर रहे थे और जो लोग लिख रहे थे, वो काफी अहेड ऑफ द टाइम्स थे। बाबर भाई, वो हम लफ्ज मदरसे से हम ये समझते हैं कि वहां सिर्फ कुरान की तालीम दी जाती थी या हदीस पढ़ाई जाती थी। उन बिल्कुल ऐसा जमाने नहीं में जो था। मदरसे थे वहां पर, उन मदरसों में हिसाब यानी मैथमेटिक्स वहां बिल्कुल। पढ़ाया जाता था, फलकियात वहां पढ़ाया जाता था, मतलब इल्म तिब वहां पढ़ाया जाता था, ये ये सारी मतलब फलसफा पढ़ाया जाता था। फलसफा पढ़ाया जाता था। बेशक बेशक। तो ये सारे उलूम उस वक्त पढ़ाए जा रहे थे उन मदरसों में, क्योंकि वो बिल्कुल। खाली मदरसे नहीं थे कि जिसमें सिर्फ बिल्कुल। दीनी तालीम का बंदोबस्त हो। और उसमें जो है वो तमाम जो साइंसी उलूम, जिसको आज हम साइंसी उलूम कहते हैं, उनकी इब्तिदा बिल्कुल। उन्हीं मदरसों से होती है मसलन। बिल्कुल। अच्छा, ये भी है कि लफ्ज मदरसा ये इस तरफ आके हमारे सब कॉन्टिनेंट हाँ। आज ये इस शक्ल में उसकी यूजेज हो गई है, यानी कि स्पेसिफिक तरीके रिलीजियस। इस्तेमाल किया जाता है। वरना मदरसे का तो मतलब ही होता है स्कूल इन जनरल, यानी आज भी फारसी में स्कूल को मदरसे कहते हैं।
और मदरसे मदरस से निकलता है, यानी महल दर्स, यानी जहां पर दर्स दिया जाता हो, तो दर्स में तो जाहिर है कि हर बिल्कुल चीज शामिल हो जाती है फिर। बिल्कुल। सही है। चलिए मैं तीसरा मेरे शेर ख्याल पढ़ता से हूँ। दीनी मदारिस होते थे, यानी हम्म। मदरसे ये दीनी शायद नाम होता था, तो उसमें से आहिस्ता आहिस्ता दीनी निकल गया, और वो खास तौर पे मदरसे का मतलब ही हो गया रिलीजियस। बिल्कुल। एक और फैजा अगर आप चाहें तो तस्वीर ले लें आप, फिर हम तीसरा शेर पढ़ते हैं। अगर आप लोग प्लीज सब लोग अपने। सॉरी सौरभ कुछ कह रहे थे। जी सौरभ सॉरी। मैं बस वो एक और पर्सपेक्टिव मेरे जहन में आया, वो शेर बार बार रिपीट करके। अब रेहान भाई, जैसे एज अ सिविलाइजेशन आप देखो, कोई भी सिविलाइजेशन हो चाहे, वो सूरज की और पानी को पूजने वाली रही है हम्म। बेसिक बेसिक में। तो उस लिहाज से भी ये शेर कितना खूबसूरती से उतरता है कि परतव से आफताब के जर्रे में जान है। बेशक बेशक। हम्म। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली, सन इज अ सेंटर ऑफ लाइफ। और बिल्कुल। आप विजुलाइज भी करिए ना कि एक अंधेरे कमरे में अगर सूरज की रोशनी आ रही है, तो उसमें जो जर्रे का जो बिल्कुल रक्स होता है। बेशक, अरे वाह वाह। बिल्कुल। जो अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं, सारिम और अश्विनी जी, तो आप भी कैमरा ऑन कर लें, तस्वीर ले सकते हैं हम। थैंक यू। थैंक यू। जी। चलिए मैं तीसरा शेर पढ़ता हूँ। कहते हैं कि जी। हालांकि है ये से लिए खारा से लाला रंग, हालांकि है ये से लिए खाला खारा से लाला रंग, गाफिल को मेरे शीशे पे मैं का गुमान है, गाफिल को मेरे शीशे पे मैं का गुमान है। सेली बमायने थप्पड़, खुदा खारा बमायने एक किस्म का पत्थर जो बहुत सख्त होता है। सीली खारा से मुराद है ज़रब सदमात व मसाइब। शीशा किनाया है दिल से, मतलब यह है कि मेरा दिल सदमे उठाते उठाते खून हो गया है। लेकिन जो शख्स मेरे हाल से वाकिफ नहीं, वो ये समझता है कि मेरे शीशा दिल में सुर्ख रंग की शराब भरी हुई है। यहाँ सेलिए खारा के लफ्जी मायने मुराद लेना मुनासिब नहीं, क्योंकि पत्थर की चोट से शीशा चकनाचूर हो जाता है। सुर्ख यानी लाल रंग, लाला रंग नहीं हुआ करता। बकौल हजरत जोश, अ, यानी इस शेर में तकल्लुफ ही तकल्लुफ है। जोश मलिसानी, बकौल जोश मलिसानी, इस शेर में तकल्लुफ ही तकल्लुफ है। जी रेहान भाई। जी अदर भाई, जस्ट ओके। Though it appears rose red from being struck repeatedly with the stones, the ignorant think that there is red wine in my goblet. Because my goblet has turned red by being stricken by a stone, those who do not follow it think that the goblet is filled with red wine. There are great difficulties in interpreting this verse. Striking with a stone would shatter the glass, not turn it red, unless the goblet, like my heart, has such resilience that impact of a stone striking it generates heat that turn it red before breaking it. People think I am holding a goblet of wine wherein red color has come from receiving extreme blows of sorrow. To understand this verse, we must look at a heart badly bruised, red hot with agony. The word not following this thinks of it as a display of color. The strength of a lover depends on the heart shattered as it consumes intense heat. जी फायदा। अच्छा, इसमें जो हालांकि लफ्ज है, ये असल में तीन अल्फाज से बना हुआ एक फ्रेज है। हाल ऑन के, जैसे कि हम उर्दू में भी जब के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये कि यूजुअली ये बीच में इस्तेमाल होता है जुमले के, कि इससे पहले एक कोई सिचुएशन बताई जाती है, फिर उसके मुतजाद सिचुएशन बताने के लिए बीच में ये लगता है कि हाल ऑन के, मतलब ये तब है जबकि समथिंग। लेकिन इसको जैसे जाहिर के शुरू में भी इन्होंने इस शक्ल में इस्तेमाल किया है कि ये हाल तब है उस तरह के। और फिर सीली जो लफ्ज आ रहा है, सीली यानी तमाचा, और उसके साथ खारा लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। खारा यूजुअली संग खारा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक संग की, एक पत्थर की एक किस्म है जो बहुत ज्यादा सख्त होती है, उसके लिए खारा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर, और खार से भी निकलता है ये लफ्ज, खार यानी कांटा, तो यानी बहुत ही चुभती हुई, बहुत ही सख्त जो एक सीली हो या एक तमाचा हो, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि उससे, उसके असर में लाला रंग है।
लाला ट्यूलिप को कहा जाता है, और ख़ास तौर पर जब इस्तेमाल होता है अशार में इस शक्ल में, और खुसूसन रंग के हवाले से, तो उसका यूजुअली रेफरेंस जो होता है वो रेड ट्यूलिप होता है, जो कि उसका स्टैंडर्ड रंग माना जाता है। तो लाला रंग यानी बरंगे लाला, ट्यूलिप कलर्ड। गाफिल जो लफ्ज़ आ रहा है फ़ाइल के वज़न पर, वो अरबी है गफलत, जिसके लिए हम फरामोशी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सहलंगारी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से इसके इक्विवेलेंट्स हैं फारसी में। ये है कि यानी किसी चीज़ से इग्नोरेंट होना, किसी चीज़ की तरफ तवज्जो ना होना, उससे निकलता है। अच्छा, शीशे के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई थी कि लफ्ज़ शीशा जो कि ग्लास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो इसका दूसरा इक्विवेलेंट फारसी में ही आबगीने है, जिससे कि आईना निकलता है आबगीना से। शीशा कहा जाता है कि इसका रूट जो है वो लफ्ज़ शिश है फारसी का, जिसका मतलब होता है नंबर 6। और उसकी वजह ये है कि कहा जाता है कि जो बाहर के जो महीने होते हैं, यानी स्प्रिंग टाइम में खुसूसन जो बारिशें होती हैं वो बहुत ही मुफीद बारिशें मानी जाती हैं, और अगर वो बारिशें होती हैं तो फिर पूरा साल ग्रीनरी और उसके हिसाब से शफाफ और बहुत अच्छा गुजरता है, ग्रीन रहता है। तो और क्योंकि बारिश खुद जो है वो एक शफाफियत की, एक चमक की, एक उसका एक सिंबल होता है, उसकी एक निशानी होती है। तो कहा जाता है कि उसके छठे दिन, 16वें दिन, 26वें और 36वें दिन की जो बारिश होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये क्योंकि इन सब में 6 आ रहा है, तो इसलिए उसको शशह कहते हैं फारसी में। यानी इन सबको मिला के वो उस पीरियड को कि यानी वो 6 से कनेक्टेड माना जाता है, और कहा जाता है कि जो लफ्ज शीशा है वो उसी से निकलता है, यानी बारिश की तरह जो चीज क्लियर हो। जी। जी बाबर भाई। अरे वाह, ये तो नई चीज पता चली। अच्छा, एक ये देखिए, सबसे पहले तो जो चिश्ती साहब और दूसरे लोगों ने जो ऑब्जेक्शन किया है कि शीशे पे पत्थर लगने से शीशा टूट जाता है, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन जरा शेर में दोबारा आता है, तो शायर ने शीशे को दिल का इस्तिआरा दिया है, हम्म। लेकिन चोट दिल पर लगी, और जिससे दिल खून हुआ। दिल खून होना भी एक मुहावरा है, जो कि एक्सट्रीम अफसुर्दगी या एक्सट्रीम गुस्सा भी डिनोट कर सकता है। दिल लहू होना एक मुहावरा है जो हम इस्तेमाल करते हैं। और शीशे का इस्तेमाल सिर्फ शराब की मुनासबत से किया गया है। चोट शीशे पे नहीं, चोट दिल पर लगी है। और चोट पत्थर की नहीं है, चोट है हादसों की। और हादसों को उन्होंने पत्थर की तशबीह दी है, जिसकी वजह से उनका दिल खून हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि उनका दिल लहू रंग हो गया है जमाने के पत्थर खाकर, ये बिल्कुल सही है। मुझे तो कहीं से भी इसमें पोएटिक्स से जाता हुआ वो नहीं दिख रहा है, जो लोग इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अगर वो अगर वो शीशे को कह रहे होते कि शीशे पे चोट लगी है, और वो लाल रंग, ये नहीं कह रहे हैं वो। तो अब ये देखिए कि अब इस शेर के मानी की तरफ आते हैं कि जो लोग हकीकत नहीं समझते हैं, या जिनकी दीदाए बीना जिनके पास नहीं है, वो मेरी जाहिरी हालत देखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि मैं ऐशो इशरत में मुब्तला हूँ। और लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया की मुश्किलों की चोटों से मेरा दिल खून हो चुका है। ये ये बज़ाहिर ये मानी है मिसरे का। लेकिन अब ये भी सवाल उठता है कि लोगों को दिल के लहू रंग होने का पता कैसे चलता है? दिल तो दिखता नहीं है किसी का। तो यहाँ पे गालिब ने एक और फरेब दिया है कि आंखें तो लाल होती हैं। अब जो एजेंसी खबर दे रही है उसका कहीं तस्करा ही नहीं है इसमें, शेर में। तो सुर्ख आंखों को देख करके ये अंदाजा लोग लगाते हैं कि इसके दिल में शराब भरी हुई, हाँ। जबकि उनको ये पता नहीं। हालांकि जो एजेंसी है जिसकी जिसकी वजह से खबर मिल रही है, उसका गालिब ने इसमें कहीं कहीं कोई तस्करा नहीं किया है। लेकिन लोगों को दिल दिखेगा कैसे? ये किसी ने मेरे ख्याल से मतलब इस पे अभी हम लोगों ने 2 शरह पढ़ी हैं, इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा कि शराब का सबसे पहला असर जो है वो आंखों पे होता है। बिल्कुल सुर्खी आती है।
कि आंखों से दिल का हाल पता चलता है, और गालिब यहाँ पे वही मीन कर रहा है। जी। इसी मैं बस एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा, मैंने सुना है बाबर भाई, ये अपन अवध या ब्रिज में लैंग्वेज में दरार को सील कहते हैं ना? हाँ, सील कहते हैं। पड़ गई या सील आ गई, हम्म। तो उस लिहाज से भी आपने जो एक पहलू बताया इसका, वो आंखों की सुर्खी, तो जो वो लाइंस दिखती हैं वो उसको भी सील से आप कनेक्ट कर सकते हो। कर तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मजबूरी है कि नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि इजाफत है उसके साथ लगी हुई, वरना हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकता था। ये भी है। नहीं मतलब वो आप जो मतलब शायद इसको इस तरह से मतलब उसमें अगर फिट ही करना चाहें हम लोग तो इस तरह कर लें कि वो जिस तरह से खार के लाइंस आती हैं या उसके हाँ, स्क्रैच हैं, तो सीलिए खारा इस तरह के मतलब उस खार के स्क्रैचेस से। एक हाँ, तरफ बिल्कुल। वो भी है, और दूसरा लाल होने का जो मुहावरा है वो अपन गुस्से के लिए भी यूज करते हैं जनरली। तो एक वो भी एक क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट है ऑफ ड्रिंकिंग, कि आदमी ज्यादातर कई बार गुस्से अच्छा, में भी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम्म, ये सील, ये खारा जो है, वो हम्म, गालिब ने क्यों इस्तेमाल किया है, इसके पीछे वजह क्या है? ये इसलिए कि ये मजनू है, हम्म, हम्म वरना आम आदमी को सेलिए खारा थोड़ी पड़ती। ये तो हम्म, मजनू को ही पड़ी है, मतलब एटलीस्ट पोएटिक ट्रेडिशन में तो सिर्फ मजनू ने ही पत्थर खाए हैं। हम्म, सही बात। बिल्कुल, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बिल्कुल। सही। और फिर ये जो जहां पर शराब की सुर्खी की बात आ रही है, तो यूजुअली ये भी है कि लाला रंग जो है यानी मतलब वो जो खून जिगर की तरफ जैसे इशारा करता हुआ, जैसे कि बाबर भाई आपने कहा था कि मतलब ये सही इसका मानी निकल रहा है, तो लाला यूजुअली खून की सुर्खी की तरफ इशारा करता हुआ है। जैसे बिल्कुल। गुल जब इस्तेमाल करते हैं तो वो ताजगी और तरावत के मानी में लाली की अच्छा। तरफ हाँ, करता है, हाँ, ये लेकिन सही पॉइंट है। लाला जो है वो हमेशा खून खून की तरफ इशारा करता हुआ, और इसीलिए जैसे इवन जहां पे शहादत का या शहीद का जिक्र होता है वहां पर हमेशा लाले को एज अ सिंबल लिया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सही। वाह। बाबुल भाई, जब दिल टूटता है बताइए। तो खून वाकई आंखों से ही निकलता है। हम्म। हाँ, बिल्कुल। जब जब आंख दिल घी से न टूटता है टपका तो फिर आंखों से जो नभू क्या है? निकलता है वो आंसू नहीं होते, वो खून ही होता है। बिल्कुल। देखिए, सही। गालिब ने कह ही दिया है कि आंसू तो जानवरों को भी निकलता है। ऐसी क्या खासियत है तुम्हारे में? तुम जब खून के आंसू नहीं रो सकते हो तो फिर तुम इंसान ही नहीं। बिल्कुल। ओके। वाह। चलिए हम अगला शेर पढ़ते हैं। कहते हैं कि उसने गर्म सीनाए अहले हवस में जा, कि कि उसने गर्म सीनाए अहले हवस में जा, आवे ना क्यों पसंद के ठंडा मकान है। पहले मिस्त्री की नसर यूं होगी कि उसने सीनाए अहले हवस में जा, जगह गर्म की, यानी अहले हवस के सीने में अपना ठिकाना बनाया। मुराद उससे ये है कि उसने अहले हवस से मोहब्बत की, चूंकि अहले हवस के दिल में इश्क की गर्मी नहीं होती, इसलिए उनके सीने को ठंडे मकान से ताबीर किया है। इस शेर में नासिक का रंग झलकता है, यानी ये शेर महज रियायत लफ्जी की खातिर कहा है। मतलब यह है कि हमारे महबूब ने सीना अहले हवस में क़याम इसलिए पसंद किया कि हर शख्स ठंडे मकान में रहना चाहता है, और जाहिर है कि अहले हवस का सीना सीना सोज इश्क से यकसर खाली है, यानी बिल्कुल ठंडा है। बुनियादी तस्वुर मजम्मत अहले हवस। जी रेहान भाई। A place she has warmed up in the hearts of rivals desiring her. Why would not she like it? For their abode is cold. She has created a place for her in the hearts of those who desire her. Such hearts are cold, free of warmth of love, and she likes a cold abode. See the connection of warming the desires in the hearts and liking the cold, whom the beloved is criticized here for being foolish. जी फैजा। अच्छा, इसमें खुद जो हवस लफ्ज आ रहा है अरबी का है, इसके लिए मतलब फारसी इक्विवेलेंट
जो चीज़ डिक्शनरीज में आती है वो यूजुअली ख्वाहिश, ख्वाहिश दिल इस्तेमाल होता है। हालांकि मुझे लगता है कि ख्वाहिश जो है वो हवस के मुकाबले में बहुत जैसे उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, उसकी शिद्दत बहुत कम है इस लफ्ज़ की हवस के मुकाबले में। लेकिन यही है कि मेल जो कि दूसरा एक अरबी लफ्ज़ है, उसके वो इस्तेमाल होता है हवस के लिए, या हवा इस्तेमाल होता है। अगेन हवा भी यहाँ पर अरबी लफ्ज़ है, और ये वो हवा एयर वाली हवा से अलग है। हे वाओ ये है इसकी स्पेलिंग। और अहल जब किसी चीज़ में लगाते हैं तो अहल का मतलब तर्जुमा एक जो सीधा सीधा हम उर्दू में कर सकते हैं वो होता है वाले। तो अहले हवस यानी हवस वाले, जैसे कहते हैं अहले बैत यानी घर वाले। इस तरह से इस्तेमाल होता है, यानी उस चीज को रखने वाले, उस चीज के ओनर्स, इसके लिए इस्तेमाल होता है अहले हवस। तो यानी वो अफराद जिनमें यानी हर वक्त ये एक परमानेंस के साथ ये सिफत मौजूद होती है, इस शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है। और फिर जा जो लफ्ज़ है ये इसकी अगेन मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुख्तलिफ शक्लें इस्तेमाल हुई हैं इसकी उर्दू में। असल में ये जॉय है, और इसको यूजुअली एक सफिक्स के साथ भी इस्तेमाल करते हैं जो कि जायगाह इसमें लगाया जाता है, जो अगेन जगह की तरफ इशारा कर रहा होता है। अब जायगाह को जायगह भी कर सकते हैं, जौगह भी कर सकते हैं, जगह भी कर सकते हैं। डिफरेंट शक्लों में इसको इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है। जी। मकान लफ्ज आ रहा है जो कि मकाना से फ़आल के वजन पर है, यानी वो जगह जहाँ पे किसी चीज को प्लेस किया जाए, या किसी चीज का मतलब कहते हैं कि परमानेंट अबोर्ड बनाया जाए, परमानेंट हाउसिंग किसी चीज की हो। तमकीन इसी से निकलता है, तमक्कुन इसी से निकलता है, इम्कान इसी से निकलता है, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग समथिंग समवेयर। जी। जी बार भाई। जी, जैसा कि बताया कि अहले का जो अगर उसको तसव्वुर करना है तो जैसे हम हिंदी उर्दू में वाले लगाते हैं, लेकिन इसका एक क्लैरिफिकेशन ये है कि रिक्शा वाले को कभी भी अहले रिक्शा नहीं कहा जा सकता। तो वो एक हम लोग की इजाद है, रिक्शे वाले। एनीवेज, अब वापस शेर पे आते हैं कि अब देखिए कि आशिक का जो दिल है वो जलता है। तो जैसे कि गालिब अपने एक गालिब के दो शेर हैं कि दिल मेरा सोजे नेहा से बेमुहाबा जल गया, जी। आतिशे खामोश की मानिंद गोया जल गया, दिल में ज़ौक़ वस्ल याद यार तक बाकी नहीं, आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया। तो आग जो है वो लगती रहती है। अब ये मानी तो दूसरी शर्हों में साफ है कि चूंकि रकीब के दिल में इश्क का सोज नहीं होता है, तो इसलिए वो ठंडा रहता है और महबूब को जो है ठंडी जगह पसंद है। और लोगों ने बड़ा इसको रिवायती शेर कह दिया, लेकिन इसका एक और मानी है जो कि कुछ इस तरह से होगा कि अगर आप जा गर्म करना एक मुहावरा है, यानी आबाद करना या वहां पे ठहरना या बैठना, तो अगर इसको मुहावरा ना मान के अगर इसके मीनिंग के एतबार से चलते हैं, यानी कि महबूब ने रकीब के दिल में गर्मी पैदा कर दी, और वो सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि महबूब ने उसको एक चैलेंज बना लिया कि जो कि एक ठंडा मकान था जिसमें इश्क की आतिश थी ही नहीं, उसके अंदर इश्क की आतिश भड़काना वो महबूब के लिए एक चैलेंज था, और इसलिए उसने जो है वो रकीब के दिल को फौकियत दी। जी। अच्छा, इसमें दो चीजें, एक तो ये कि वो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इसमें एक वजाहत की कि जैसे रिक्शे वाले जो है उनको अहल रिक्शा हम नहीं कह सकते। तो इस तरह कहा जा सकता है कि फिर हर अहल का मतलब वाले होता है, लेकिन हर वाले का मतलब अहल नहीं होता, हाँ। कुछ ना अहल भी होते हैं। कुछ ना हिल भी होता है। अच्छा, अच्छा, और इसमें एक और जो लफ्ज इसमें एक आया। जी। एक छोटी सी एक सवाल ये है कि जो जिस तरह हम अहले कफस इस्तेमाल करते हैं, अहले कफस, अहले हरम, ये मुख्तलिफ अशार के अंदर जो है ये तमसीलात जी। इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें अहल सही लगा हुआ है, और एक जी। अहल है अयाल के साथ जो लगता है, हेलो यार। अहलो अयाल।
तो वो एग्जैक्टली इन्हीं मानी में, सारे इसी मानी में आ रहे हैं कि अहल का मतलब यानी किसी चीज के ओनर्स, किसी चीज के रखने वाले, अपने पास उसको ओन करने वाले, ठीक है, किसी चीज की मालिकियत रखने वाले। तो जब अहलो अयाल कहा जाता है तो उसका मतलब होता है अहले बैत व अयाल, ठीक है। और उस शक्ल में आ रहा होता है, तो वही कि अहले खाना, जिसको हम एक और लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। और अहले कफस यानी कफस वाले, यानी जो कफस में रहते हैं। अहले हरम इसी तरह है कि हरम उस जगह को कहा जाता था जो कि जहां पर प्रोहिबिटेड था हर किसी का जाना, ठीक है। और यूजुअली इसीलिए मतलब जैसे खवातीन का जो एक हिस्सा होता है वो हिजाब के कॉन्सेप्ट की वजह से, पर्दे की कॉन्सेप्ट की वजह से वो हिस्सा हरम या हरम सारा, उसमें सारा फारसी का लग जाता था, यानी हरम खाना वो लगा दिया जाता था। उसका मतलब यही होता था कि ये वो हिस्सा है कि जहां पर हर किसी का, यानी हर कोई नहीं जा सकता। फिर वहां पे आपकी महदूदियत आ जाती है, एक तरह से महदूद हो जाता है कि हर कोई नहीं जा सकता। तो उसकी यानी एक सैंक्टिटी होती है, एक एक तरह से वो एक तकदीस होती है उसकी। और इसीलिए इससे लफ्ज जो हराम भी आता है, जो हम मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल करते हैं, वो इसी से आता है। कि जैसे आप एक तरफ देखते हैं कि जो काबे वाली मस्जिद है, मस्जिदुल हराम कहलाती है, तो यहाँ पर हराम का वही मतलब होता है, यानी सेक्रेड है वो जगह, यानी मुकद्दस है, यानी हर शक्ल में हर कोई वहां अंदर नहीं जा सकता, उसके खास फिर शराइत हैं। तो हरम उसी से निकलता है। और इसीलिए जो जैसे बहुत सी ऐसे मौज़ोलियम्स होते हैं, बहुत से मकबरे या मज़ारात होते हैं, उनको इसी तरह हरम का नाम दिया जाता है, क्योंकि वहां पर एक तकदीस है उसकी, कि हर शक्ल में आप या हर हर शख्स वहां पे इस तरह एंटर नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हराम जो जैसे हलाल और हराम खाने पीने या किसी अमल के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, तो उसका भी यही मतलब होता है कि यानी यहाँ पे इसके चारों तरफ रेड लाइन है, आप उस पर एंटर नहीं कर सकते। तो वो चाहे कहाँ खाने की शक्ल में हो, चाहे किसी अमल की शक्ल में हो। मैं जो एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाह रही थी वो पसंद के बारे में था, कि जो लफ्ज पसंद पसंद फारसी का आता है, ये पसंद, ये पसंदीदा का भी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है और पसंदंदा का भी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। यानी जो चीज पसंद की गई हो, जैसे कि हम कहते हैं दिल पसंद, ठीक है, या मनपसंद हत्ता इस्तेमाल करते हैं हम उर्दू में। तो दिल पसंद यानी वो चीज जो दिल को पसंद आ जाए, यानी दिल की पसंदीदा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ है कि जैसे शिद्दत पसंद, तो वहां पे शिद्दत का पसंदीदा नहीं है, बल्कि शिद्दत को पसंद करने वाला, तो पसंदंदे उसका शॉर्ट फॉर्म आ जाता है। राइट, बहुत अच्छा। कुछ कहना अच्छा, चाहेंगे सौरभ आप? जहां तक बात हो रही थी अहल की, तो एक और यूसेज है, जैसे कि अहले कलम हम जब कहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो यूसेज इस सेंस में होती है कि अ, एक लिखने वालों का एक जो ट्राइब है उसका एक मेंबर, तो टू बिलोंग टू सम प्लेस, A है part ना। of a larger fraternity. हाँ बिल्कुल। तो शायद उस सेंस में अहले कलम इस्तेमाल होता है उसी के बरक्स, जैसे हम अहले रिक्शा नहीं यूज कर सकते हैं, हालांकि कारोबार के सिलसिले में दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। हम्म। जी। जी सौरभ, कुछ कहेंगे? जी बस मैं ये पूछना चाह रहा था, इसमें जो इन्होंने गालिब ने यूज किया है ठंडा मकान, इसको जरा अगर आप एज ए मेटाफर देखें तो क्या हम इसका मानी कब्र ले निकाल सकते हैं? इस शेर में मेरे ख्याल से नहीं निकाल सकते हैं, हालांकि एक तरह से ये भी देख सकते हैं ना कि जिस दिल में इश्क नहीं होती है वो दिल मुर्दा होता है, इश्क नहीं बेशक, होता है वो मुर्दा होता है। तो उस बेशक। सेंस में हम देख सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि यहाँ पे जो है वो हाँ, इस्तिआरतन शायद कब्र से मिलाया जा रहा है उसको, लेकिन वो इम्प्लाइड नहीं है। वो मतलब सिर्फ इस ठंडा तार- हाँ हाँ, प्लीज गो अहेड। नहीं नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि इस्तारतन इस लिहाज से कि मतलब अगर उसने अपनी जगह जो है वो अहले हवस के दिल में जाके गर्म कर ली है, तो अपने मतलब इश्क को एक तरह से वेस्ट कर लिया है, उसके इश्क की मौत थी। तो मतलब वो इनडायरेक्टली आप इसको ये देख सकते हैं कि हाँ, फिर वो ठंडा मकान उसने वो कब्र की शक्ल में ले लिया, अपने इश्क की तवज्जो की या इश्क की या अपने वजूद की मौत करके। एक मुझे तो ऐसा लगता है कि जो दूसरा मानी है ना, क्योंकि महबूब को भी उस मकान से कोई रगबत नहीं होगी जिस मकान में इश्क की कोई हरारत ना हो। हम्म, तो वो महबूबी क्या जो जहां चाहे वहां हरारत पैदा ना कर दे। तो जो उसने रकीब के चेंज दिल वाली को बात कर ना,
बाबर भाई कि उन्होंने वो जो हम्म। एक चैलेंज ले लिया है महबूब ने कि अब हाँ ही आतिश एक क्रिएट करनी है जहां नहीं है, तो वो करने का मीन हुआ कि अब उसे भी आशिक बना लिया, और आशिक होने के बाद इंसान आदमी का क्या होता है वो, बिल्कुल दैट्स ऑब्वियस। तो उस सीन में बिल्कुल। मैं ठंडा मकान एक इवेंचुअली द रिजल्ट की तरफ मैं देखना चाह रहा हाँ ये भी हो सकता है। था।